हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश कुमार आपके अपने YouTube चैनल HR स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राम राम। दोस्तों कैसे हो सब लोग? अच्छे होंगे ना? चलो आज अपन नेक्स्ट टॉपिक अपना जनरल साइंस का स्टार्ट करने जा रहे हैं बड़े ही जोश और जुनून के साथ, नए अनुभव के साथ। तो दोस्तों अपना जो अगला जो नेक्स्ट तंत्र चलेगा आज वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र दोस्तों ये एक ऐसा तंत्र है, ऐसा ह्यूमन सिस्टम है जहां से हर एक कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल करके सामने आते हैं। और जैसा कि आप लोगों को भी पता चलेगा, मैं जो आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि ये क्वेश्चन उस प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो दोस्तों जरूर आप हाँ करोगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में जरूर आए। तो दोस्तों लेकर के चलते हैं अपने इस टॉपिक को, बहुत डीपली बहुत बारीकी से अपन इसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र की अपन बात करें तो रक्त का पॉइंट अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। देखो परिसंचरण का मतलब क्या है? रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, अब ये किस वे से पहुंचता है ये अपन पूरी चर्चा इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेकर के चलता हूं रक्त को। तो ध्यान देना दोस्तों, रक्त का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, रक्त का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है प्यारे साथियों, उसे कहा जाता है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी, तो ये टर्म आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। हीमेटोलॉजी विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? रक्त का अध्ययन किया जाता है। हीम नाम आपको जब कभी भी किसी भी पेपर में मिल जाए, कौन सा नाम? हीम नाम। तो आप समझ जाना कि आपका क्वेश्चन 101% किससे रिलेटेड है? ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। साथियों ध्यान देना, रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी है और रक्त परिसंचरण के जो जनक माने गए हैं, रक्त परिसंचरण के जनक किनको कहा जाता है? तो प्यारे साथियों रक्त परिसंचरण के जनक कहलाते हैं विलियम हार्वे। किसको कहा जाता है? विलियम हार्वे को कहा जाता है। तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है। रक्त परिसंचरण के जनक किनको माना गया है? विलियम हार्वे को माना गया है। बात करते हैं अपन रक्त की। तो दोस्तों रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है दोस्तों? तरल संयोजी उत्तक। और दोस्तों ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में कम से कम 3 बार पूछा जा चुका है। और लास्ट ईयर जो आपकी एलडीसी गई थी उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन किस टाइप से आता है? रक्त होता है, रक्त होता है डैश। उसके बाद आपको ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन मिलेगा वो क्या है? तरल संयोजी उत्तक। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक। तरल का मतलब लिक्विड है और संयोजी का मतलब आपको पता है कि जुड़ना होता है। तो ऐसा उत्तक है जो लिक्विड रूप में होता है, अपने शरीर के अंतर्गत ये बहता है। तो रक्त किस प्रकार का उत्तक है? सर तरल संयोजी उत्तक होता है। फिर बात करें दोस्तों रक्त की पीएच मान कितना है? रक्त का पीएच, तो रक्त की जो पीएच होती है वो होती है 7.4। कितनी होती है? 7.4। कौन सी प्रकृति का है? दुर्बल क्षारीय प्रकृति का है। रक्त कौन सी प्रकृति का होता है? दुर्बल क्षारीय प्रकृति का है। ये क्षारीय प्रकृति क्या होती है? दुर्बल क्षारीय प्रकृति क्या होती है? ये अपने केमिस्ट्री के पॉइंट है, तो वहां पर अपन इसको पढ़ेंगे। फिलहाल आपको एक बात मैं अच्छी तरीके से बता देता हूँ, जिस पदार्थ की पीएच का मान 7 होता है वो उदासीन प्रकृति के होते हैं। जिस पदार्थ की पीएच का मान 7 होता है वो उदासीन या लवणीय प्रकृति के होते हैं। और जिन पदार्थों की पीएच का मान 7 से कम होता है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और जिन पदार्थों की पीएच का मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये डाटा भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। उदासीन या लवणीय विलयन की पीएच का मान 7 होता है और अम्लीय विलयन की पीएच का मान 7 से कम है। और क्षारीय पदार्थों की या क्षारीय विलयन की पीएच का मान कितना होता है दोस्तों? 7 से अधिक होता है। तो ये डाटा तो आपके केमिस्ट्री के बाद में और चर्चा कर लेंगे। तो
तो रक्त की पीएच का मान कितना है 7.4। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बार ही पेपर में पूछा जा चुका है, पता नहीं कितनी बार आ चुका है, और सीधा सीधा ही आता है रक्त की पीएच कितनी है, तो रक्त की पीएच 7.4 है। कौन सी प्रकृति का है, दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो रक्त का जो सामान्य लवण है, रक्त का सामान्य लवण कौन सा है, अपने रक्त में कौन सा लवण सामान्य रूप से पाया जाता है, तो वो है दोस्तों आपका NaCl। NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड, NaCl का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। इसे और किस नाम से जानते हैं, तो इसे नमक कहा जाता है। और किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों ये टेबल साल्ट कहलाता है, टेबल साल्ट कहलाता है। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो आपको टेबल के ऊपर कौन सा साल्ट मिलता है, डिब्बी में पैक किया हुआ, तो सर नमक मिलता है। तो टेबल साल्ट किस साल्ट को कहा जाता है, नमक को कहा जाता है। तो रक्त का सामान्य जो लवण है वो कौन है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड होता है। फिर मैं आपसे एक विशेष पॉइंट की बात करता हूं जहां से एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन निकल करके आते हैं, और वो पॉइंट क्या है, तो मनुष्य के रक्त का लाल रंग, रक्त का लाल रंग किस वर्णक की वजह से होता है। तो दोस्तों याद रखना, रंग के लिए हमेशा वर्णक उत्तरदायी होते हैं, पिगमेंट उत्तरदायी होते हैं। तो मनुष्य के ब्लड का जो रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की वजह से होता है, हीमोग्लोबिन वर्णक। तो याद रखना, मनुष्य के रक्त में कौन सा वर्णक उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन वर्णक उपस्थित होता है, जिसकी वजह से अपने ब्लड का कलर कैसा है, लाल है। दोस्तों हीम नाम का मतलब क्या है, ध्यान से सुना, हीम का मतलब है लाल रंग, या फिर आयरन इसके अंतर्गत उपस्थित होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा जा चुका है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु आयन उपस्थित होता है, तो वो कौन सा आपका आयरन मिल सकता है आपको एग्जाम में, आपको लोहा मिल सकता है एग्जाम में, आपको फेरस मिल सकता है एग्जाम में, या फिर आपको Fe मिल सकता है, क्योंकि लोहे का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, Fe होता है। ग्लोबिन क्या है, तो ग्लोबिन सर एक प्रकार की प्रोटीन होती है, ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन होती है। तो ग्लोबिन का जो कलर है वो भी कैसा होता है, रेड होता है, और हीम आयरन का जो कलर है वो भी कैसा है, रेड है। तो आपके ब्लड का कलर भी कैसा होगा दोस्तों, रेड होगा। तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन वर्णक की वजह से होता है। जैसा कि आपको पता है कि पादपों की पत्तियों का हरा रंग किस वजह से होता है, पर्णहरित या हरित लवक की वजह से होता है। ठीक उसी प्रकार अपने रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन वर्णक की वजह से होता है। ठीक इसी प्रकार अपन एक और क्वेश्चन की बात करें तो मनुष्य के त्वचा के रंग का निर्धारण कौन सा वर्णक करता है, तो मेलानिन वर्णक करता है। जिस व्यक्ति के अंदर मेलानिन वर्णक ज्यादा होता है वो काला होता है, और जिसके अंतर्गत मेलानिन वर्णक कम होता है वो थोड़ा गोरा मिलेगा आपको। इसी पॉइंट के साथ यदि मैं बात करूं तो जो आपका आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के जितने भी जीव होते हैं, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के जीवों की अपन बात करें तो ध्यान से सुना, काफी बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आर्थ्रोपोडा मोलस्का संघ के जीवों के रक्त का रंग नीला होता है। रक्त का रंग कैसा होता है दोस्तों, नीला होता है। अब नीला सर कौन से वर्णक की वजह से होता है, तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के जीवों के रक्त का नीला रंग हीमोसाइनिन वर्णक की वजह से होता है। हीमोसाइनिन वर्णक उपस्थित होता है उनके रक्त में, जिसकी वजह से उनके रक्त का रंग कैसा होता है, नीला होता है। जैसे आपसे ऑक्टोपस पूछ लिया जाए कि ऑक्टोपस के ब्लड का कलर कैसा है, तो कैसा है दोस्तों, नीला है। किस वजह से है, तो वो हीमोसाइनिन वर्णक की वजह से होता है। फिर दोस्तों अपन बात करें, एक क्वेश्चन आपका और इम्पोर्टेंट आता है, कॉकरोच यदि आपसे पूछ लिया जाए, कॉकरोच या तिलचट्टा, कॉकरोच या तिलचट्टे के रक्त का रंग कैसा होता है, तो याद रखना दोस्तों इसके रक्त का रंग होता है व्हाइट। व्हाइट का मतलब सफेद रंग होता है। तो सफेद रंग किस वर्णक की वजह से होता है, तो दोस्तों इस सफेद रंग के लिए उत्तरदायी वर्णक होता है हीमोलिम्फ। कौन होता है, हीमोलिम्फ होता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन रक्त के वर्णकों से संबंधित है जो काफी बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। मनुष्य के रक्त का लाल रंग
हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जिसका खुद का कलर भी कैसा है, रेड कलर है। कॉकरोच या तिलचट्टे की बात करें तो उसके रक्त का रंग कैसा है, सफेद होता है। किस वर्णक की वजह से, हीमोलिम्फ नामक वर्णक की वजह से। आर्थ्रोपोडा मोलस्का संघ के जीवों के रक्त का रंग कैसा है, नीला है। किस वर्णक की वजह से, हीमोसाइनिन नामक वर्णक की वजह से इनके रक्त का रंग कैसा होता है दोस्तों, नीला होता है। फिर देखो अपन नेक्स्ट पॉइंटों की बात करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों अपना क्या आता है, यदि अपन स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की बात करें तो स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है। मैं बात कर रहा हूं किसकी, स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो याद रखना दोस्तों, ये मात्रा होती है 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर। थोड़ा सा एक पॉइंट और याद रखना, लेडीज में जेंट्स की अपेक्षा जो ब्लड होता है वो थोड़ा कम होता है, वहां पर आप रेशियो याद रख सकते हो 4 से 5 लीटर। तो आप सभी को पता है कि लेडीज के अंदर ब्लड कम होता है किसकी अपेक्षा, जेंट्स की अपेक्षा। लेकिन आपको ये अच्छी तरीके से याद रखना है, स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी है, 5 से 6 लीटर, जो अपने शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% भाग होता है। शरीर के वजन का कितना होता है दोस्तों, शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% भाग होता है। कौन होता है, रक्त होता है। फिर बात करें तो रक्त का जो निर्माण है, बहुत अच्छा पॉइंट दे रहे हैं दोस्तों, रक्त का जो निर्माण है वो 2 कंडीशन में होगा। यदि अपन बात करें भ्रूणावस्था की कि भ्रूणावस्था में रक्त कहाँ बनता है, तो दोस्तों याद रखना यकृत और प्लीहा में बनता है। कहाँ बनता है, यकृत और प्लीहा में। और यदि मैं बात करूं वयस्कावस्था की कि आज अपने शरीर में ब्लड कहाँ बन रहा है, तो ये बनता है साथियों अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में। अब आपसे यदि कोई ये पूछ ले कि आरबीसी कहाँ बनती है, तो भ्रूणावस्था में आरबीसी लीवर में बनती है और वयस्क अवस्था में कहाँ बनती है, आपके अस्थि मज्जा में बनती है। तो ये क्वेश्चन बहुत सटीक है। यदि आपसे रक्त की बात पूछ ली जाए, डब्ल्यूबीसी की बात पूछ ली जाए, आरबीसी की बात पूछ ली जाए, तो सभी का उत्तर भ्रूणावस्था में तो क्या होगा, यकृत और प्लीहा। और वयस्क अवस्था में ब्लड कहाँ बनता है दोस्तों, अस्थि मज्जा में बनता है। फिर बात करें तो रक्त का शुद्धिकरण अपने शरीर के किस किस ऑर्गन में होता है, तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन अपने शरीर के 3 ऑर्गन्स में होता है। और वो 3 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं साथियों, नंबर 1 आता है फेफड़ा, जिसे फुफ्फुस भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इन्हें लंग्स कहते हैं। दूसरा आता है दोस्तों वृक्क, जिसकी अपन ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, और इसे गुर्दा कहा जाता है, गुर्दा, अंग्रेजी में इसे किडनी कहते हैं। और तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों आपका प्लीहा, जिसे तिल्ली के नाम से भी जानते हैं, और इसे अंग्रेजी में कहा जाता है स्प्लीन। क्या कहते हैं, स्प्लीन। तो रक्त का शुद्धिकरण अपने शरीर के किस किस ऑर्गन में हो रहा है, सर फेफड़ों में होता है, किडनी में होता है और प्लीहा में होता है। लेकिन एक बात विशेष मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन दोस्तों आर्मी के पेपर में भी, आप मेरे सामने कोई आर्मी का स्टूडेंट भी है तो आर्मी के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन काफी बार ही पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो वो कहाँ होता है दोस्तों, किडनी में होता है। लेकिन और भी कहाँ होता है, फेफड़ों में भी होता है, प्लीहा या तिल्ली में भी ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। इधर फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है, ज्यादातर किडनी के अंदर फिल्टर जो ब्लड अपना होता है वो कहाँ होता है, किडनी में होता है। ये अपन ऑलरेडी उत्सर्जन तंत्र में पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों अपने रक्त के अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, और वो प्रोटीन कौन कौन से प्रकार की, तो इनकी अपन चर्चा करते हैं। देखो रक्त में सर्वाधिक मात्रा में, पहली प्रोटीन की बात करूं तो सर्वाधिक मात्रा में एल्बुमिन प्रोटीन उपस्थित होती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एल्बुमिन प्रोटीन, लगभग 4 से 5% होती है। कितनी होती है, 4 से 5%। तो मनुष्य के रक्त में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, एल्बुमिन प्रोटीन उपस्थित होता है। कितना परसेंट, 4 से 5%। क्या कार्य संपन्न करता है, तो दोस्तों ये BCOP को बनाए रखता है,
BCOP का मतलब क्या है? रक्त का कोलाइडी परासरणीय दाब बनाए रखता है। रक्त का कोलाइडी परासरणीय दाब कौन सा प्रोटीन बनाए रखता है? एल्बुमिन। BCOP का मतलब क्या है? ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। B फॉर ब्लड, C फॉर कोलोइडल, O फॉर ऑस्मोटिक और P फॉर प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है दोस्तों परासरण दाब, और कोलोइडल का मतलब कोलाइडी हो गया, और B का मतलब क्या है? ब्लड। तो रक्त में सर्वाधिक मात्रा में एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है, जो BCOP रक्त का BCOP या रक्त का कोलाइडी परासरणीय दाब बनाए रखती है। इसके अलावा दोस्तों रक्त में दूसरा जो प्रोटीन होता है वो कौन सा है? तो सर रक्त में ग्लोबुलिन प्रोटीन भी उपस्थित होता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन, रक्त में उपस्थित ग्लोबुलिन प्रोटीन की जो मात्रा होती है दोस्तों वो लगभग 2.2% होती है। और ये क्या काम संपन्न करता है? तो दोस्तों ये एंटीबॉडी बनाने का कार्य करता है। एंटीबॉडी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर प्रतिरक्षी बोलते हैं। तो प्रतिरक्षी बनाने का कार्य कौन से प्रोटीन का है? ग्लोबुलिन प्रोटीन का है। कौन से प्रोटीन का है? ग्लोबुलिन प्रोटीन का है। इसके अलावा अपन बात करें तो रक्त के अंदर प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनोजन प्रोटीन उपस्थित होती है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन उपस्थित होती है, जो क्या काम संपन्न करती है? रक्त का थक्का बनाने का कार्य संपन्न करती है। रक्त का क्या बनाती है दोस्तों? थक्का बनाने का कार्य संपन्न करती है। तो तीनों प्रोटीन को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। रक्त में सर्वाधिक मात्रा में एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है 4 से 5%। क्या काम करती है? तो रक्त का कोलाइडी परासरणीय दाब बनाए रखती है, BCOP को बनाए रखती है। ग्लोबुलिन प्रोटीन की बात करें तो 2.2% होती है, जो एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी बनाने का कार्य संपन्न करती है। और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन की बात करें तो दोस्तों ये क्या काम संपन्न करती है? रक्त का थक्का बनाने का कार्य संपन्न करती है। अब देखो मैं आपको यहाँ से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, और वो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। कौन कौन से हैं? तो अपन देखो अभी साथियों की चर्चा करते हैं। रक्त के थक्के से संबंधित है। तो पहला जो पॉइंट आता है आपका वो है रक्त का जमना। रक्त का जमना क्या कहलाता है दोस्तों? तो रक्त का जमना रक्त स्कंदन कहलाता है सर। रक्त स्कंदन या फिर रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का बनना या रक्त स्कंदन। तो ध्यान से सुना दोस्तों, अपने कहीं कट लग जाती, घाव हो जाता, तो आपने देखा होगा थोड़ी देर तो ब्लड बहता है, लेकिन उसके बाद वो बहना बंद कर देता है और धीरे धीरे गाढ़ा होकर के जम जाता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है रक्त स्कंदन या रक्त का थक्का बनना। अब रक्त का थक्का बनने के लिए देखो कुछ विशिष्ट कारकों की आवश्यकता है, कुछ तत्वों की आवश्यकता है। तो रक्त का थक्का बनाए रखने के लिए या रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन की भी दोस्तों मैं बात करूं तो ये है आपका विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनाए रखने में कौन सा विटामिन सहायक सिद्ध होता है? विटामिन के होता है। फिर बात करें तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक तत्व है, तो ये तत्व है दोस्तों आपका कैल्शियम। कैल्शियम, और कैल्शियम का प्रतीक क्या है साथियों? Ca होता है। क्या होता है दोस्तों? Ca होता है। तो देखो सेम क्वेश्चन चल रहे हैं। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन के, रक्त का थक्का बनाने में सहायक तत्व है तो आपका कैल्शियम। फिर अपन बात करें तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक रक्त कणिका, और दोस्तों ये होती है आपकी बिंबाणु। और सर बिंबाणु को किस नाम से जानते हैं? तो इसे दोस्तों अपन प्लेटलेट्स भी कहते हैं। इसके अलावा इन्हें थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ये अपन डिटेल से जब रक्त कणिकाएं पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। और चौथा जो क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड, रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन, तो ये है दोस्तों आपकी फाइब्रिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिन प्रोटीन।
तो देखो दोस्तों चारों के चारों क्वेश्चन सेम दिख रहे हैं आपको, लेकिन लास्ट में जो आपको दिखता है, क्योंकि यहाँ से आप काफी बार भ्रमित हो जाते हैं, तो ये आपको अब भ्रम नहीं पालना है, आपको जटिल इनको क्लियर करके रखना है। तो रक्त का जमना क्या कहलाता है? रक्त स्कंदन कहलाता है। रक्त का थक्का बनना कहलाता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा हो गया? सर विटामिन के हो गया। रक्त का थक्का बनाने में सहायक तत्व कौन सा हो गया? सर कैल्शियम हो गया। रक्त का थक्का बनाने में सहायक रक्त कणिका कौन सी है? डिम्बाणु या प्लेटलेट्स होती है। और रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सा है? तो दोस्तों आपका प्रोटीन है फाइब्रिन प्रोटीन। फिर देखो अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। रक्त पानी की अपेक्षा, बहुत अच्छा पॉइंट दे रहा हूं, रक्त पानी की अपेक्षा लगभग कितना गुना गाढ़ा होता है? कितना गुना गाढ़ा होता है? तो याद रखना दोस्तों, लगभग 2.5 गुना गाढ़ा बोल सकता हूं मैं, या फिर अधिक श्यान बोल सकता हूं। आपने शांता का नाम तो सुना ही होगा। शांता वो अंकल वाली लड़की, वो ताऊ वाली लड़की की बात नहीं कर रहा हूं। शांता द्रव के बहने के गुण का विरोध करने वाला गुण क्या कहलाता है? शांता कहलाता है। तो रक्त पानी की अपेक्षा, अब आपको पता है पानी ज्यादा गाढ़ा होता है कि रक्त ज्यादा गाढ़ा होता है? तो सर रक्त ज्यादा गाढ़ा होता है। तो रक्त पानी की अपेक्षा कितना ज्यादा गुना गाढ़ा है? तो वो 2.5 गुना ज्यादा गाढ़ा होता है। 2.5 गुना ज्यादा गाढ़ा होता है। किसकी अपेक्षा? पानी की अपेक्षा। फिर अपन बात करते हैं, तो देखो साथियों बड़ा अच्छा क्वेश्चन पिछले आरपी के पेपर में भी आया था। रक्त में 55% तो उपस्थित होता है दोस्तों प्लाज्मा। क्या उपस्थित होता है? प्लाज्मा। और 45% उपस्थित होती हैं आपकी रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं। तो रक्त में 55% तो क्या उपस्थित है? प्लाज्मा। और लगभग 45% उपस्थित होती है रक्त कणिकाएं। यदि प्लाज्मा की पर बात करें तो प्लाज्मा में लगभग 90 से 92% तो उपस्थित होता है दोस्तों पानी। क्या उपस्थित होता है? पानी। इसके अलावा लगभग 8% के समथिंग इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो ये बात भी आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। 90 से 92% तो क्या उपस्थित है? पानी उपस्थित है। और लगभग 8% के समथिंग कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। और 45% क्या पाया जाता है रक्त में? रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। और रक्त कणिकाओं की बात करें तो दोस्तों ये 3 टाइप के अपन पढ़ेंगे। नंबर 1 आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स। नंबर 2 डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। और नंबर 3 पढ़ेंगे दोस्तों प्लेटलेट्स, जिन्हें आप बिंबाणु के नाम से जानते हैं। बिंबाणु ये कहलाती है आपकी लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। और ये कहलाती है आपकी श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका। और लास्ट वाली जो आपको दिख रही है प्लेटलेट्स, जिन्हें अपन बिंबाणु के नाम से भी जानते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ। रक्त में 55% प्लाज्मा है और इस प्लाज्मा में 90 से 92% पानी उपस्थित होता है। और 45% के समथिंग रक्त में क्या होती है? रक्त कणिकाएं होती हैं। और रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं। और तीनों प्रकार की जो रक्त कणिकाएं उनके नाम आपके सामने लिख रखे हैं मैंने अच्छी तरीके से। एक आरबीसी होगी, एक डब्ल्यूबीसी होगी, एक आपकी कौन सी होगी दोस्तों? प्लेटलेट्स होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपको देखना, ध्यान से सुनना। बहुत अच्छे डाटा मैं आप लोगों को दे रहा हूं दोस्तों। काफी बार यहां से आपको बहुत प्रश्न मिले हैं। और ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं ये लगभग हर बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे ही जा चुके हैं और पूछे जाते रहेंगे दोस्तों, क्योंकि रक्त के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने गए हैं। अब देखो अपन बात करें, मैं बात कर रहा हूं एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की। और उम्मीद करता हूं कि आप सारे स्वस्थ वयस्क व्यक्ति, मुझे इस बात का पता है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज कितना होता है? ग्लूकोज की मात्रा। तो याद रखना साथियों, स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो 80 से 120 मिलीग्राम % होती है।
80 से 120 मिलीग्राम % होती है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? रक्त की बात करें। किसमें बात कर रहे हैं? स्वस्थ वयस्क मनुष्य के रक्त में कितना % ग्लूकोज उपस्थित होता है? तो वो है दोस्तों आपका 80 से 120 मिलीग्राम %। सेम टू सेम क्वेश्चन, स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के रक्त में यूरिया की मात्रा और यूरिया की मात्रा होती है दोस्तों लगभग 20 से 40 मिलीग्राम %। लगभग कितनी होती है? 20 से 40 मिलीग्राम % होती है। और फिर सेम क्वेश्चन की बात करें तो स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के रक्त में कोलेस्टेरॉल, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोलेस्टेरॉल की जो मात्रा होती है दोस्तों वो होती है 150 से 250 मिलीग्राम %। कितनी होती है साथियों? 150 से 200 मिलीग्राम %। और एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से मैं आपको बता देता हूं नोट लगा करके, अपने रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल पाया जा रहा है उपस्थित होता है वो एक प्रकार का स्टीरॉइड है दोस्तों। क्या है? स्टीरॉइड। और इस स्टीरॉइड नामक कोलेस्ट्रॉल को कहा गया है शरीर का राजकुमार, शरीर का राजकुमार, क्योंकि ये स्टीरॉइड है और आपके रक्त के अंदर इसकी मात्रा लगभग यदि 150 से 250 मिलीग्राम % है तो रियल में आपकी स्किन भी अच्छी दिखेगी, आपकी बॉडी भी सुडौल दिखेगी और आपका शरीर किस तरीके का दिखेगा? एक राजकुमार के जैसा दिखता है। इसलिए कोलेस्टेरॉल को शरीर का राजकुमार भी कहा जाता है। साथियों एक नाम हो जाता है इसी के जैसा कोलेस्ट्रम। और कोलेस्ट्रम क्या है? ये कोलेस्टेरॉल है, ये कोलेस्ट्रम है। और कोलेस्ट्रम क्या होता है दोस्तों? नवजात शिशु का सर्वोत्तम आहार माना गया है इसको। नवजात शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार किसको माना गया है? कोलेस्ट्रम को माना गया है। और कोलेस्ट्रम क्या है दोस्तों? तो ये माँ का प्रथम दूध होता है। माँ का प्रथम दूध होता है, मतलब माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो पहली बार जो दूध माँ के द्वारा बच्चे को पिलाया जा रहा है, माँ की स्तन ग्रंथियों से जो दूध बच्चे के जन्म के जस्ट बाद आता है उसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है। तो ये आपका कोलेस्ट्रम है और ये था आपका कोलेस्टेरॉल। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, आप मैच मत कर देना। ये कोलेस्ट्रम है वो कोलेस्टेरॉल है, तो दोनों को आपको अच्छी तरीके से क्लियर करके रखना है। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें तो सर रक्त काम क्या करता है? तो ध्यान देना, रक्त की वजह से देखो अपन बात कर चुके हैं कि अपन निःश्वसन की जो क्रिया संपन्न करते हैं, निःश्वसन की जो क्रिया अपन संपन्न करते हैं, निःश्वसन में अपन कौन सी गैस को लेते हैं दोस्तों? ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। किसको लेते हैं? ऑक्सीजन गैस को। तो आपका रक्त क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मतलब आपकी कोशिका के प्रत्येक अंग की प्रत्येक जो कोशिका होती है उस प्रत्येक कोशिका तक क्या जानी जरूरी है? ऑक्सीजन जानी जरूरी है। उस ऑक्सीजन को कौन लेकर के जाता है? तो वो आपका रक्त लेकर के जाता है। तो रक्त में ऐसा क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया रक्त में क्या उपस्थित है दोस्तों? हीमोग्लोबिन वर्णक उपस्थित है। और ये हीमोग्लोबिन का जो रियल में काम है वो है दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना। जब ध्यान देना, रक्त में जब ऑक्सीजन मिल जाती है, रक्त में जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो उसे शुद्ध रक्त कहा जाता है। कौन सा रक्त कहते हैं? शुद्ध रक्त कहते हैं। और रक्त में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है, CO2 गैस मिल जाती है, तो वह कौन सा रक्त कहलाता है दोस्तों? अशुद्ध रक्त कहलाता है। और बड़ी डिटेल की बातें हैं इसी टॉपिक के अंदर जब हम पढ़ेंगे। तो हीमोग्लोबिन क्या काम कर रहा है? ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करता है। रक्त में ऑक्सीजन मिल गई तो वो प्योर ब्लड है, और रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई तो वो कौन सा ब्लड है? वो इम्प्योर ब्लड कहलाता है। रक्त में घुलित ऑक्सीजन के प्रभाव में, तो जिस रक्त में ऑक्सीजन मिल रही है उस रक्त को ऑक्सीजन युक्त रुधिर भी कहा जाता है। ऑक्सीजन युक्त रुधिर भी कहा जाता है। और जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली हुई है उसे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर के नाम से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों ये आपको मैंने रक्त परिसंचरण के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो काफी बार पेपर में पूछे जाते हैं, और आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हाँ सर आपने जो क्वेश्चन आज हमें बताए हैं वो काफी बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आज
के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करें तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत लॉन्ग टॉपिक चलेगा अपना, और आप इस टॉपिक को पूरा देखें। एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करता हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे मेरे साथी हैं जो वीडियो को 10-15 मिनट में देख करके छोड़ देते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको अच्छा मटेरियल आपके माइंड में सेट करना है तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि आपके पास वो सारे डाटा अभी अवेलेबल होने वाले हैं जो आपके पास नहीं थे। तो दोस्तों बहुत सारी बुक्स का सार संग्रह, मेरे माइंड का सार संग्रह आप लोगों के सामने में प्रेजेंट यूं ही करता रहूंगा। आप लोगों का प्यार मुझे यूं ही मिलता रहे, भगवान से मैं ऐसी कामना करता हूं, आशा करता हूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलता हूं फिर जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।